हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लॉजिकल फंक्शंस एंड और इफ। इनके बारे में हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे, यानी कि पहले तो हम फंक्शन क्या होता है ये समझेंगे और उसके बाद इसका यूज भी देखेंगे अपनी शीट्स पर, जो कि मैंने लास्ट टाइम आप लोग को दिखाई थी, सैलरी रिपोर्ट या फिर मार्कशीट। उनमें हम इन फॉर्मूलाज का किस तरह से यूज करेंगे ये चीजें देखेंगे और उसके साथ साथ VLOOKUP भी देखेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खास इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जिनके भी एग्जाम सितंबर में होने वाले थे, सितंबर 2020 में हो रहे थे, वो एग्जाम 99% चांसेस हैं कि वो सितंबर में नहीं होंगे। अब आप सोचेंगे हमें ये किसने बताया? एक्चुअली में बताया नहीं है किसी ने, लेकिन जहां तक है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस अभी बंद हैं और भी कोई एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, तो नाइलेट का भी एग्जाम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप लोग ये मानकर चलिए कि सितंबर में नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, लेकिन अपनी तैयारी मत छोड़िएगा और ज़्यादा अच्छा बेहतर करने की कोशिश करिएगा। यानी अगर आपने सोच रखा था कि आपको 80% मार्क्स चाहिए या 70% मार्क्स चाहिए, तो आपको उससे बढ़ा लेना है अपना लेवल और 90 और 95 की कोशिश करनी है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आपको कैसी लगती है कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और चलिए देखते हैं हम जल्दी से अपना वीडियो। ओके, मोस्टली तो आप लोग जानते हैं कि एंड का क्या यूज़ होता है। एंड मीन्स और के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ये और ये। ओके, तो इसको हम ऐसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पेपर में अगर दो क्वेश्चन के बीच में एंड लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो दोनों ही क्वेश्चन जब आप करेंगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, लेकिन अगर उस दोनों के बीच में और लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि दोनों में से एक करने पर ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको एंड और के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसे कैसे यूज़ करते हैं? यहाँ पर हम इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो इक्वल लगाएंगे, फिर एंड लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लॉजिकल 1 लॉजिकल 2। ठीक है, तो लॉजिकल 1 और लॉजिकल 2 का मतलब है कि कोई भी कंडीशन जो हम चेक करना चाहते हैं उस कंडीशन को आप ले सकते हैं और उसमें कितनी भी कंडीशंस ले सकते हैं। जैसे यहाँ लॉजिकल 1 2 और आगे डॉट लगे हैं, यानी कि कई सारी कंडीशंस हम दे सकते हैं और वो सारी कंडीशन जब सही होंगी, ठीक होंगी, तो आपको आंसर ट्रू में मिलेगा और यानी कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर उसमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो आपको आंसर जो है वो फॉल्स में मिलेगा, यानी आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर पहली लॉजिकल स्टेटमेंट हम देते हैं 9 - 5 = 4। ओके, तो ये हमारा लॉजिकल कंडीशन फर्स्ट है जो कि ट्रू है। ओके, सेकंड हम देते हैं 4 × 3 = 12। ठीक है, तो ये भी हमारी ट्रू है। इसी तरह से हम और भी कई सारी दे सकते हैं, 2 3 4 5, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको एंटर प्रेस करते हैं और हम देखते हैं क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पर आएगा आंसर ट्रू। ओके, तो इसमें हमने फॉर्मूला क्या लिखा था वो आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ओके, लेकिन अगर हम यही स्टेटमेंट दूसरी जगह लिखकर इन्हीं स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर रही हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर दे रही हूँ, पेस्ट कर दिया है मैंने, और इसकी डिजिट्स थोड़ी सी गलत कर देते हैं, यानी कि 4 × 3 = 2 लिया है और फर्स्ट 9 - 5 = 4,
ये ट्रू है, यानी एक ट्रू हो गई है कंडीशन और एक फॉल्स हो गई है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, यानी कि दोनों ही कंडीशन जब हमने ट्रू रखी तो ट्रू आया, लेकिन दोनों में से एक हमने फॉल्स कर दी तो हमारा आंसर जो है वो फॉल्स हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों को फॉल्स कर लेते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। ओके, तो दोनों को फॉल्स करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं कंडीशन, और F2 से फॉर्मूला यहीं पर हम एडिट कर लेते हैं, और यहाँ पर 9 माइनस 5 इज इक्वल 14। ओके, तो मैंने ये दोनों कंडीशन रॉन्ग कर ली हैं और इसमें दोनों में ही फॉल्स आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, और की कंडीशन के लिए हम जो भी फॉर्मूला है वही पूरा लिख देते हैं और इसको एडिट करते हैं F2 से, और यहाँ पर हम लिख देते हैं और। ओके, तो और की कंडीशन में हमने फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है इस टाइम पे और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ही ट्रू होने पर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर जब हम किसी एक कंडीशन को फॉल्स करेंगे, यहाँ पर देखिए F2 से हम एडिट कर रहे हैं और एंड की जगह पर और कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 माइनस 5 इज इक्वल 4 है और 4 इंटू 3 इज इक्वल 2 है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है। इस केस में क्या होना चाहिए, नॉर्मली फॉल्स आना चाहिए, बट यहाँ पर आएगा ट्रू क्योंकि हमने और फंक्शन लगाया है। और फंक्शन क्या कहता है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू दिखाएगा। ओके, इसी तरह से हम अगर यहाँ पर जहाँ दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, इसको अगर हम यहाँ पर एडिट करते हैं और यहाँ एंड की जगह पर और लगा देते हैं तो क्या आएगा, तब यहाँ पर फॉल्स ही आएगा। ओके, क्योंकि दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन एक जगह पर है, या एंड और में सिर्फ एक जगह डिफरेंस है, जहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस में से एक ही ट्रू होगी तो और में ट्रू दिखाएगा, बट एंड में जो है वो फॉल्स दिखाएगा। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इफ फंक्शन। ओके, इफ फंक्शन में सबसे पहले हम इक्वल लगाते हैं, फिर इफ लगाते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं दे रहा है लॉजिकल टेस्ट वैल्यू। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू यानी कि कोई कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन क्या लेना चाहते हैं हम, मान लीजिए हमने ले लिया है कि D52 में अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 90 है तो आंसर हमारा आए ट्रू, और अगर 90 नहीं है, 90 से कम है, तो आंसर आए हमारा फॉल्स। ओके, तो हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ट्रू, TRUE ट्रू, और फिर से कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे फॉल्स। ओके, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डबल कोड हमने लगाया है, देखिए मैंने इसीलिए इसको ऐसे रखा है जिससे आपको गलती पता चले। यहाँ पर देखिए डबल कोड ट्रू के दोनों तरफ है और यहाँ पर फॉल्स के लास्ट में है पर ट्रू के फर्स्ट में नहीं है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। और देखिए ये बिल्कुल ठीक करके भी दिखा रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पर ये जो बॉक्स आया है डायलॉग बॉक्स, इसमें ये करेक्ट भी हमें दिखा रहा है, तो हम इसको यस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा देखिए करेक्ट हो गया है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर कंडीशन है कि ये सेल 90 है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। अब इस सेल में अगर हम 90 या 95 देंगे तो ये ऑटोमेटिक इसको ट्रू कर देगा। ओके, तो इफ़ का यूज़ जो है वो बहुत जगह पर होता है, मल्टीपल यूज़ भी होता है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी एक शीट में और उस शीट में जाकर हम इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके देखते हैं अच्छे से।
तो जैसे कि लास्ट वीडियोस में, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था टोटल तक, तो उसके आगे का आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम ये सारे किस तरह से फॉर्मूलाज निकाले जाएंगे, क्या क्वेश्चन है, क्या कंडीशन है, किसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि आज जो बताने वाली हूँ वो प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरी बेस्ड है। अगर आपको समझ में आ गया तभी आप ये फॉर्मूलाज यूज कर पाएंगे, और समझ में नहीं आया तो आप नकल करके कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये हमारी मार्कशीट है, इसमें हमें सबसे पहले निकालना है टोटल। ओके, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट टोटल मार्क्स। ओके, तो अब टोटल मार्क्स किस तरह से निकाले जाते हैं? दो तरीके हो सकते हैं कि हम डायरेक्टली इस तरह से सेल एड्रेसेस दे दें और उसके बाद जो है प्लस कर दें। ओके, या फिर एक दूसरा तरीका हो सकता है जो मैंने आपको बताया था, सम, ठीक है, इज इक्वल सम और फर्स्ट एंड लास्ट सेल एड्रेस। ओके, तो अगर आपको सेल एड्रेस के बारे में या इन फॉर्मूलाज के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप लास्ट वीडियोस देख लीजिएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, तो आपको क्या करना है, टोटल वाले सेल एड्रेस में यानी कि F3 में आपको ये फॉर्मूलाज लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी। तो परसेंटेज के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट परसेंटेज। तो परसेंटेज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा टोटल जो है वो कहाँ होगा, F3 में। ओके, तो F3 में टोटल है, परसेंटेज टोटल से ही निकलती है, तो F3 इंटू 100 डिवाइड बाय 300। 300 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। अगर 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 100 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते तो हम उतने 100 यहाँ पर लिखते। उसके अलावा ये मार्क्स जो दिए गए हैं ये क्योंकि 100 में मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, देन इसलिए यहाँ पर 100 लिखा है। अगर ये मार्क्स 50 में होते तो आपको यहाँ 50 लिखना होता। ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको इस जगह पर लगाना है G3 में। ओके, तो ये हो गई आपकी परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम निकाल रहे हैं रिजल्ट। अब रिजल्ट हम दो तरह से निकालेंगे। तो पहले तरीके में क्या है, पहला ये क्वेश्चन है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल 40, ओके, यानी आपकी परसेंटेज अगर 40 या उससे अबव है तो देन रिजल्ट इज पास्ड, अदरवाइज रिजल्ट इज फेल। ओके, तो जैसे कि हमने आपको फंक्शन बताया था इफ फंक्शन, तो इफ फंक्शन क्या कहता है कि पहले लगा देंगे हम कंडीशन, उसके बाद होगी ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दिख रही है हमें, ग्रेटर देन इक्वल 40, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 40 ये कंडीशन है, ट्रू वैल्यू है पास और फॉल्स वैल्यू है फेल्ड। ओके, तो कंडीशन हमने दे दी, परसेंटेज हमारी कहाँ पर है, किस सेल एड्रेस में है, G3 में है। तो हमने यहाँ लिखा है G3 ग्रेटर देन इक्वल 40 और फिर कॉमा लगाया है, फिर डबल कोड लगाया। इसका आप ध्यान रखिएगा कि ये डबल कोड जो है वो शिफ्ट के साथ लगेगा, सिंपल अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। अपोस्ट्रोफी अगर 2 बार आप लगाएंगे तब भी इसी तरह का साइन आएगा, बट शिफ्ट के साथ आप इसे लगाएंगे जो एंटर के बराबर में बटन होता है उससे। ओके, तो ये हो गया आपका पास। दोनों तरफ से आपको, दोनों तरफ पास के दोनों तरफ डबल कोड लगाना है और फिर से एक कॉमा लगाना है और फिर से डबल कोड लगाना है और उसके बाद लिख देना है फेल्ड। ओके, तो यहाँ फेल लिखा जाए या पास लिखा जाए इस बात से मतलब नहीं है, बल्कि इस बात से मतलब है कि पहले आप क्या लिख रहे हैं। यानी कि कंडीशन ट्रू होने पर पहले वाली वैल्यू पहले आ जाएगी और कंडीशन फॉल्स होने पर बाद वाली वैल्यू आएगी। ओके, दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर ये कॉमा नहीं लगाया या फिर यहाँ पे कोई एक डबल कोड नहीं लगाया तो पास और फेल दोनों चीजें लिखकर आ जाएंगी। ठीक है, तो उस केस में आप ध्यान रखिएगा कि ये आपका कॉमा या डबल कोड की डिफिकल्टी हो सकती है, कुछ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको चेक कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से आया होगा। आप ये फॉर्मूला रिजल्ट के नीचे यहाँ पर लगा देंगे तो ये आपका निकल आएगा। ओके, और कहीं भी नॉर्मल टेक्स्ट लिखकर कॉपी पेस्ट मत करिएगा सेल में, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं आएगा, उसको डायरेक्टली सेल में ही लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिजल्ट 2। रिजल्ट 2 में कहा गया है इफ मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल 40 देन रिजल्ट इज पास। अब यहाँ पर क्या होता है, जब परसेंटेज 40 या उससे अबव होती है तो रिजल्ट पास हो जाता है, बट हो सकता है किसी सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत कम हो
और उसकी वजह से रिजल्ट फेल हो रहा हो, जैसे यहाँ पर ये है जो भी पर्सन, इसके एक सब्जेक्ट में 25 और एक में 35 है, तो अगर 40 से ऊपर परसेंटेज मांगी गई है तो हो सकता है इसकी परसेंटेज 40 या अबव आ रही हो, तो उस केस में ये पास होगा, बट अगर सब्जेक्ट वाइज चेक किया जाए तो ये फेल हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया एंड फंक्शन। एंड फंक्शन क्या करता है, कई सारी कंडीशंस को एक साथ चेक करता है, तो हम उसी का यूज करेंगे यहाँ पर इफ के साथ। ओके, तो हमारा ये है इफ, और इफ में यहां से लेके इस जगह तक ये है हमारी कंडीशन। ओके, और उसके बाद ये हमारा आ जाएगा ट्रू वैल्यू, और उसके बाद ये आएगा हमारा फॉल्स वैल्यू। ओके, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन में हम तीनों सब्जेक्ट्स को चेक कर रहे हैं कि क्या ये 40 से अबव है। तो पहला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, हिंदी का जो सेल एड्रेस है वो है C3। ओके, तो C3 ग्रेटर देन इक्वल 40, देन कॉमा, फिर D3 ग्रेटर देन इक्वल 40, अगेन कॉमा, E3 ग्रेटर देन इक्वल 40, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज होने का मतलब है ये एंड फंक्शन जो है वो यहाँ पर बंद हो गया है, और इसी के साथ आपकी इफ कंडीशन पूरी होती है, और उसके बाद आप लगा रहे हैं यहाँ पर कॉमा, उसके बाद हम लिख रहे हैं ट्रू वैल्यू एंड फिर डबल कोट के अंदर, और उसके बाद कॉमा लगाकर लिख रहे हैं फॉल्स वैल्यू। तो ये आ गया आपका पास एंड फेल। ओके, यहाँ पर जो हम पास और फेल लिखते हैं, अगर इसकी जगह हम कोई वैल्यू देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं, यानी कि कोई नंबर्स भी दे सकते हैं, और नंबर्स अगर न्यूमेरिक कैरेक्टर या न्यूमेरिक डिजिट्स होंगी तो हमें डबल कोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आगे हम सेल्स रिपोर्ट वगैरह में इस तरह का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला हम लिखेंगे रिजल्ट 2 में। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन। डिवीजन के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर शीट को थोड़ा छोटा कर दिया है जिससे आपको सही से समझ में आए, क्वेश्चन में बता पाऊं आपको। क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट डिवीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस, यानी कि ये कंडीशंस हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको डिवीजन निकालनी है। कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहे हैं कि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 75 होगी तो फर्स्ट होगा, और अगर स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 60 होगी, यानी कि 75 और 60 के बीच में होगी तो होगा सेकेंड, और इसी तरह से अगर 40 या 40 के बराबर होगी, 40 या 40 से ज्यादा होगी, यानी कि 60 और 40 के बीच में होगी तो होगा डिवीजन होगी थर्ड, और अगर लेस देन 40 है, परसेंटेज 40 से नीचे है तो होगा फेल। ओके, तो ये चीज हमें करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल इफ का यूज करेंगे। मल्टीपल इफ का यूज हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इज इक्वल इफ G3, आपका ये जो परसेंटेज है वो G3 में है, तो हम G3 एड्रेस देंगे, और कंडीशन हमारी फर्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल 75, देन हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 75 लिखेंगे, कॉमा, फर्स्ट है तो डबल कोड में फर्स्ट। अब ये फर्स्ट आप कैसा भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, 1 बनाकर ST भी लिख सकते हैं, पूरी स्पेलिंग में भी फर्स्ट लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। तो ये तो हमारी ट्रू वैल्यू, यहाँ पर ये G3 ग्रेटर देन इक्वल 75 जो है ये है हमारी कंडीशन, और डबल कोड में F जो लिखा है ये है हमारी ट्रू वैल्यू, और कॉमा लगा के बाकी जो है वो है हमारी फॉल्स वैल्यू। ओके, तो फॉल्स वैल्यू में क्या हुआ है, फिर से इफ स्टार्ट हो गया है, तो फिर से जब इफ स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर फिर से कंडीशन आ जाएगी। तो फिर से कंडीशन हमारी ये हो गई है G3 ग्रेटर देन इक्वल 60, और ट्रू वैल्यू क्या है, S फॉर सेकेंड, और फिर कॉमा लगा के फिर से फॉल्स वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, यानी इस वाले इफ की फॉल्स वैल्यू स्टार्ट हो गई है। तो इफ G3 ग्रेटर देन इक्वल 40 हमारी थर्ड कंडीशन है, और इसके बाद कॉमा लगा के जो ट्रू वैल्यू आएगी वो है थर्ड, और फिर कॉमा लगाएंगे और फिर आ जाएगी हमारी फॉल्स वैल्यू। देन अगेन इफ स्टार्ट हो रहा है तो G3 लेस देन 40 जो कंडीशन है वो लिख देंगे, कॉमा, फेल्ड, ये हमारी इस वाले G की फॉल्स ट्रू वैल्यू है फेल्ड, और फॉल्स वैल्यू हमने लिख दिया 0। ओके, तो जितने भी इफ खुले हैं, ब्रैकेट जितने भी इफ के खुले हैं वो लास्ट में क्लोज हो जाएंगे, बीच में कहीं क्लोज नहीं होंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा, कभी भी एक कम या ज्यादा होने पर भी आपके फॉर्मूले में एरर दिखाएगा। ओके, तो ये आपको कहाँ लिखना है, ये यहाँ पर डिवीजन के नीचे वाले सेल में आपको ये फॉर्मूला लिखना है, और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, सारे फॉर्मूलाज को ड्रैग कर देंगे,
जिससे आपके पूरे शीट का आंसर आ जाएगा। उसमें चाहे 100 आपके रिकॉर्ड्स हो, चाहे 1000 रिकॉर्ड्स हो, उन सबका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने ड्रैग कर दिया है। डिवीजन भी आप ड्रैग करके देखिएगा। और इसका तरीका ये है, जैसे अगर आपको कोई दिक्कत होती है फॉर्मूलाज में या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर सही है या गलत है, तो आप एक काम करिएगा, जो मार्क्स लिखे हुए हैं सेम वैसे ही मार्क्स लिख लीजिएगा 4-5 रिकॉर्ड के लिए। 4-5 रिकॉर्ड्स के लिए मैं बता रही हूँ। 4-5 रिकॉर्ड्स आप सेम वही नंबर्स लिखिएगा। उसके बाद फॉर्मूला लगा के आंसर चेक करिएगा सेम वही नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं दैट मीन्स आपका फॉर्मूला करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सेम मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कोई डिफिकल्टी हो, तो वो आप चेक कर लिएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। ओके, तो अगला हम देखते हैं सैलरी रिपोर्ट। जैसे कि सैलरी रिपोर्ट हमने लास्ट टाइम देखी थी, जिसमें मैंने आपको डीए यानी डियरनेस अलाउंस बताया था 5% निकालना, टीए ट्रेवलिंग अलाउंस बताया था 8% निकालना, और एचआरए मैंने आपको बताया था 10% निकालना। उसके बाद नेट सैलरी कैलकुलेट की थी हमने। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ फंक्शंस जो हमने पढ़े हैं हम उनका यूज करेंगे, इफ और एंड का। और डीए में कई सारी कंडीशंस हमने यहाँ पर लगाई हुई हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या कंडीशंस हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ पोस्ट इज क्लर्क एंड सैलरी इज लेस देन 5000 देन गिव डीए 10% ऑफ बेसिक। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि आपकी सैलरी जो है, जो बेसिक सैलरी है, वो लेस देन 5000 हो, 5000 से कम हो, और उसमें जो है वो पोस्ट क्लर्क हो। ओके, तो ये दो कंडीशन है कि पोस्ट क्लर्क होनी चाहिए और सैलरी 5000 से कम होनी चाहिए, तो डीए मिलेगा 10% क्लर्क वालों को। जबकि दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि आपकी पोस्ट जो है वो सीए हो और सैलरी ग्रेटर देन 30,000 हो, तब आपको डीए जो मिलेगा वो होगा 15% ऑफ बेसिक सैलरी का 15%। अदरवाइज गिव डीए ऑफ 2%, गिव डीए 2% ऑफ बेसिक। यानी कि बाकी जितने एम्प्लॉयज बचते हैं उन सबको, चाहे उनकी पोस्ट कुछ भी हो, सैलरी कुछ भी हो, उन सबको 2% उनकी बेसिक सैलरी का डीए मिल जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर मैं आपको फॉर्मूला किसी और पेज पर बताऊंगी बिना क्वेश्चन के तो शायद आपको समझ में ना आए, तो मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको फॉर्मूला बता रही हूँ जिससे आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। तो क्या है, पहले हमने लगाया है इफ और फिर इसके बाद लगाया है एंड। एंड क्यों लगाया है, क्योंकि हमें दो कंडीशंस चेक करनी है। तो इफ यहां से यहां तक हमारा जो है वो क्या है, कंडीशन है। अब कंडीशन में एंड है, तो एंड में दो कंडीशंस हैं कि C2 यानी पोस्ट जो है हमारी, ये आपकी जो है C2 है। पोस्ट कहां पर है इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपके शीट में, मार्कशीट में जहां आपने बनाई हो उसमें सेल एड्रेस का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो पोस्ट है वो सीए है और वो सीए कहां पर लिखा हुआ है, C2 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पोस्ट C2 है इज इक्वल क्लर्क। क्लर्क की स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ कैपिटल यहाँ स्मॉल करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद डबल कोड में हमने क्लर्क लिखकर कॉमा लगाया और उसके बाद इनको दूसरी कंडीशन दी कि D2 यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है वो ग्रेटर देन इक्वल 5000 है अगर, तो क्या हो, D2 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। अगर ऐसा है तो 10% मिले तो हमने D2 बेसिक सैलरी का 10% मिले तो बेसिक सैलरी का हमने 10% निकाल लिया, यानी D2 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके आगे एक चीज का और ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी आपको स्पेस नहीं देना है पूरे फॉर्मूले में, एक भी फॉर्मूले में एक भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, और ये पूरा फॉर्मूला एक साथ एक लाइन में लिखा जाएगा। ये मत सोचिएगा कि इफ के बाद से हमें नेक्स्ट सेल में लिखना है, एक ही सेल में लिखना है और एक ही बार लिखना है, बाकी ड्रैग करने पर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन हमें समझ में आई कि पोस्ट जो है वो क्लर्क है और सैलरी ग्रेटर देन 5000 है, तो 10% बेसिक का डीए मिलेगा। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर पोस्ट सीए है और सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 30,000 है। अब यहाँ इक्वल नहीं लगा था इसलिए हमने इक्वल नहीं लगाया है। ओके, यहाँ पर इक्वल नहीं था इसलिए हमने इक्वल नहीं लगाया। तो ग्रेटर देन 30,000 है तो D2 इंटू 15 डिवाइड बाय 100, यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है
उसको 15 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि ये दोनों कंडीशन नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि फिर 2% सबको देना है, तो हमने बेसिक का 2% निकाल लिया। ओके, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है और यहाँ पर ये देखिए इसका 440 आ रहा है। तो 440 क्यों आ रहा है, क्योंकि कंडीशन CA है और इसकी जो वो है आपकी बेसिक वो 22,000 है। ओके, तो यानी कि ग्रेटर देन 3,000 नहीं है, तो ये कितना मिलेगा, ये इसको 2% ही मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप बाकी भी अच्छे से चेक कर सकते हैं और फॉर्मूलाज लगा सकते हैं और भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग TA और HRA निकालिएगा और उसके बाद DA, TA, बेसिक और HRA इन चारों को प्लस करना है नेट सैलरी में। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग TA और HRA की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आंसर निकालिएगा, पहले खुद से कुछ कंडीशंस बनाइएगा फिर आंसर निकालिएगा और प्लीज मुझे वो कंडीशन क्वेश्चंस और उसके सोल्यूशन दोनों कमेंट करिएगा या फिर मेल करिएगा, मैं चेक करूंगी और आपको जरूर बताऊंगी कि आपने क्या किया है, अच्छा किया है या कुछ मिस्टेक की है या फिर करेक्ट है। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों मैंने ये ड्रैग कर लिया है फॉर्मूला और आपको ये आंसर दिख रहा होगा, आप लोग भी चेक करिएगा और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट करिएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वीलुकअप। वीलुकअप का यूज़ मोस्टली बहुत ज़्यादा डेटा से कुछ पर्टिकुलर डेटास को अलग करने के लिए किया जाता है या सर्च करने के लिए किया जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर वही करेंगे, लेकिन इसका यूज़ और भी कई तरह से किया जाता है, जैसे दो अलग अलग फाइल्स में अलग डेटा को एक साथ मर्ज करने के लिए भी किया जाता है या दो अलग फाइल्स में से डेटा सर्च करके भी हम निकाल सकते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं वीलुकअप से, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी जब एक्सेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ कुछ और फंक्शंस का भी यूज़ हमें करना पड़ेगा। तो जब तक वो चीज़ें आपको नहीं पता है तब तक हम आपको सिंपल वीलुकअप का यूज़ कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ओके, तो वीलुकअप में मान लीजिए हम ये सर्च करना चाहते हैं कि ये जो नंबर है 5233, ये एम्प्लॉय आईडी जो है इसका DA कितना है, ओके, या इसकी पोस्ट कितनी है। तो उसके लिए हम लगाते हैं इज इक्वल वीलुकअप पूरा हमें लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है शिफ्ट के साथ 9 और हमारा जो नंबर है वो कितना है 5233, उसके बाद लगाना है हमें कॉमा यानी कि लुकअप वैल्यू। ठीक है, ये जो हमारी है 5233 ये हमारी क्या है, लुकअप वैल्यू है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है हमें, कॉमा लगाएंगे हम। उसके बाद आ रहा है हमारा यहाँ पर टेबल एरे। ठीक है, टेबल एरे यानी कि फुल टेबल का एड्रेस, तो वो एड्रेस हम टेबल को इस तरह से सेलेक्ट करके भी ले सकते हैं और अगर टेबल ज़्यादा बड़ी है तो फर्स्ट एंड लास्ट सेल एड्रेस भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि आप जहाँ से टेबल आपकी शुरू हुई है वो आपका फर्स्ट कॉलम है, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है। अगर हम ये थर्ड में देखना चाहते हैं कि पोस्ट क्या है तो हम यहाँ डाल देंगे 3। ओके, फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद जो है ये पूछ रहा है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप यानी कि जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आपका एम्प्लॉय आईडी जो है वो अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो यहाँ हम लिख देंगे ट्रू और अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। ओके, या फिर 0 और 1 का भी यूज़ हम कर सकते हैं और उसके बाद हम एंटर करेंगे तो यहाँ ये हमें दिखा देगा क्लर्क की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप पहले से ध्यान रखिएगा कि ये जो भी चीज़ हम जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं ये कहीं भी लगा सकते हैं, इसके लेफ़्ट राइट सेंटर यहाँ कहीं लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप जिस चीज़ को सर्च कर रहे हैं यानी कि जो आपकी लुकअप वैल्यू थी, यानी कि ये 5233 जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये 5233 जो लिखा है ये जहाँ पर भी होगा वो आपकी टेबल की फर्स्ट कॉलम होनी चाहिए। यानी कि अगर हमें एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग हमें ढूंढना है तो एम्प्लॉय नेम जो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, तभी हम एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग ढूंढ पाएंगे। ओके,
तो एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग भी हम ढूंढ के आपको एक बार दिखा देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम जो है ये फर्स्ट वाली कॉलम को डिलीट कर देते हैं। अगर हम डिलीट नहीं करते, बिना डिलीट करे पहले एक बार करके देखते हैं और उसके बाद डिलीट करके देखेंगे। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी फॉर्मूले में जो हमारी लुकअप वैल्यू है इसको चेंज कर रहे हैं। और इसमें हम मान लीजिए हमें सुमित का देखना है, तो हमने यहाँ पर सुमित लिख लिया है, ठीक है। और सुमित के आगे हमने यहाँ पर हमें देखना है इनका डीए। तो डीए के लिए हमारी कॉलम नेम कौन सी है, 1 2 3 4 5 है। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और यहाँ डाल देते हैं 5। ओके, अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सुमित जो है वो टेक्स्ट वैल्यू है और इससे पहले जो हमने नंबर्स लिखे थे वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू थी। तो न्यूमेरिक वैल्यू हम नॉर्मली लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट वैल्यू को हमेशा हम डबल कोड में लिखते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है डीए, ठीक है। तो डीए क्या है, ये गलत वैल्यू दिखा रहा है, रॉन्ग दिखा रहा है। रॉन्ग क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम आपकी नेम की नहीं है, ठीक है। अब इसी कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट कॉलम। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होती है या नहीं। तो ये आ गया है 0। अब ये 0 क्यों आया है, ये 0 इसलिए आया है, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं ये जो लिखा हुआ है 5। तो क्योंकि यहाँ पर एक कॉलम डिलीट हो गई है और ये डी जो है वो हमारा 4th कॉलम में है, यानी डीए जो है वो हमारा 4th कॉलम में है और ये हमने 5 लिखा है, इसलिए 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पर 4 लिख कर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा करेक्ट। ओके, तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लगाया था कि सुमित की 4th कॉलम की वैल्यू, ठीक है। तो सुमित यहाँ पर है और इसकी 4th कॉलम ये है, यानी डीए। तो ये हमें इस तरह से दिखा रहा है। ओके, अब इसका और मैं यहाँ पे आपको वी लुकअप का एक और अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है और लिखना है वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट लगाना है और हम ढूंढ रहे हैं सेकंड कॉलम पे हमें आना है नेम के अकॉर्डिंग। तो नेम की जगह पर हम नेम ना लिखकर सेल एड्रेस देंगे इस जगह का और उसके बाद लगा देंगे कॉमा। और फिर हमारा है नेक्स्ट रेंज है हमारी A1 से G6। ओके, उसके बाद हमें लगाना है कॉमा और हम क्या देख रहे हैं, सेकंड कॉलम देखना चाह रहे हैं और उसके आगे हमें यहाँ लगाना है फॉल्स, क्योंकि हमारे नेम्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। उसके बाद हम इसको कर देंगे एंटर। ओके, अभी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, NA लिख कर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने नेम नहीं लिखा है। तो हम यहाँ पर नेम लिख लेते हैं। यहाँ पर ये नेम होगा अजय कुमार। ओके, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो नेम आपने दिए हैं उनके लेटर्स कैपिटल और स्मॉल है, उसका ध्यान रखिएगा कि जो होगा उसी तरह से आपको देना है। तो ये आपने दे दिया अजय कुमार और ये क्योंकि हमने सेकंड डाला था तो यहाँ पर सेकंड आ गया। अब आपको क्या करना है, एक बार और इसी फॉर्मूले को लिखना है, वी लुकअप ब्रैकेट इक्वल के बाद और यहाँ पर आपको इसी सेल का एड्रेस देना है, कॉमा लगाना है और इसके बाद रेंज देनी है जो कि थी हमारी A1 to G6। उसके बाद कॉमा लगा के आपके लिए यहाँ पर दे देना है 3 और ये हमारा रहेगा फॉल्स। ओके, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें, ठीक है। तो ये आ गई है, तो ये आ गई है हमारी इसकी वैल्यू। और इसके बाद हम एक बार और लगाते हैं वी लुकअप, यहाँ वी लुक अप, ठीक है। और फिर से हमारी जो सेल एड्रेस है वो यही रहेगा, इसको हम A11 लिख भी सकते हैं और यहाँ पर रेंज हो जाएगी हमारी A1 to G6 और फिर कॉमा लगाएंगे और इस बार हम यहाँ पर कॉलम नेम देंगे 4 और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 यानी कि रेंज लुकअप और कर देंगे एंटर। ओके, इस तरह से आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट रिकॉर्ड पूरा यहाँ आ गया है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर अब हम कोई भी नेम डालेंगे
तो उसका ये रिकॉर्ड पूरा दिखा देगा चेंज करके। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम और कोई डालते हैं, अमित कुमार डाल देते हैं, अमित कुमार। ओके, एंटर करेंगे तो ये अमित कुमार का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर विजय का डालते हैं तो विजय का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। ओके, तो आपके पास चाहे 1000 रिकॉर्ड हो, 10,000 हो, कई लाख भी रिकॉर्ड हो, अगर आपने एक बार इस तरह से फॉर्मूला लगा लिया तो उसके बाद आप यहाँ पर जितने भी नंबर देते रहेंगे वो आता रहेगा। ओके, उसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि अल्फ़ाबेट का ध्यान रखिएगा, कैपिटल स्मॉल। तो हो सकता है हमें दिख ना रहा हो, हमें पता ना हो कि स्मॉल लिखा है कि कैपिटल लिखा है, तो उस केस में हम एक और चीज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम डेटा में जाएंगे, वैलिडेशन में जाएंगे। तो डेटा वैलिडेशन मैंने अभी नहीं बताया है, इसके लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाकर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेटिंग्स में आके हमने यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट किया है और सोर्स में कर्सर रखकर हमने यहाँ पर ये सोर्स सेलेक्ट कर लिया है नेम्स का। ओके, और इसको कर दिया है ओके। ठीक, अब हम यहाँ पर जब भी कोई भी नाम पे क्लिक करेंगे तो उस नाम का रिकॉर्ड हमें यहाँ आगे मिल जाएगा देखने को। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर सिंपली आप लोगों को किस तरह से वीलुकअप लगाया जाता है या यूज़ किया जाता है ये बताया है। इसके अलावा इसको और यूज़ करने के और भी तरीके हैं जिनको मैं आगे डिस्क्राइब करूँगी एक्सेल कंप्लीट करने के बाद। ओके, तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।